आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा चैप्टर 12 12वां अध्याय बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में ये चैप्टर है। बेगम हजरत महल जो थी 1897 ईस्वी के क्रांति की वीर वीरांगना थी। उस समय की दो महत्वपूर्ण वीरांगनाएं थी, पहला झांसी की रानी और दूसरा बेगम हजरत महल। तो इनके बारे में हम देखते हैं। अवध प्रांत में बसे लखनऊ को पूर्व का वेनिस कहा जाता था। आज़ादी के जो भी अहम केंद्र थे उसमें अवध ऐसा राज्य था जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक आज़ाद रहा। इस समय में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में शासन का कार्यभार संभाला। बेगम हजरत महल का प्रारंभिक नाम मोहम्मदी खातून था। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। बाद में नवाब के महल में इन्हें सेवा कार्य के लिए रखा गया, लेकिन ये अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। इनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर नवाब ने 14 वर्ष की उम्र में इनसे निकाह कर लिया और उसके बाद इन्हें इफ्तिखार उन्नीसा की उपाधि प्रदान की। अपनी इन्हीं अद्वितीय गुणों के कारण मोहम्मदी खातून जो थी एक नर्तकी से बेगम बन गई, यानी राजा के महल में वो नर्तकी का काम करती थी और बाद में बेगम बन गई और स्वतंत्रता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखवाया। वह अत्यंत सुंदर व्यक्तित्व की महिला थी और वाजिद अली शाह जो थे वो बेहद शौकीन, पसंद, कविता, नाटक, नृत्य, कला प्रेमी व्यक्ति थे। यानी कहने का अर्थ है राजकाज में, शासन व्यवस्था में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से बुलाते थे। राजा को शासन में कोई रुचि नहीं थी और रानी जो थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। उसके अंदर अद्भुत सैन्य क्षमता थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही रानी एक दिन भारत का इतिहास रच डालेगी। 1897 ईस्वी में जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो वैसे तो पूरे भारतवर्ष में इसकी आग लगी हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा यह आग अवध में लगी थी। अवध में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता की आग प्रज्वलित थी। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर इसके मुख्य केंद्र थे। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी और उसके साथ ही फैजाबाद के मोहम्मद मौलवी अहमद खां थे। मुगल शासन के कमज़ोर हो जाने के बाद जब मुगल सल्तनत कमज़ोर हो गई और अंग्रेज़ों का राज्य उभरने लगा, उस समय अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ और इसके अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, जो 1847 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। लेकिन उनकी राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। शासन में उनको कोई मतलब नहीं था, कुछ उनकी रुचि ही नहीं थी। तो उनके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की थी। उस संधि के अनुसार वाजिद अली शाह ने शासन का कार्यभार, सत्ता की डोर अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी और इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज इनके राज्य में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि वो राज के खजाने को भी लुटाने लगे। और बेगम जो थी ये बहुत ही विद्वान थी, दूरदर्शी थी। इन्हें यह बात खटकती थी जिसके कारण ये उसका विरोध भी करती थी। और इसी समय लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू राजाओं को देसी रियासतों को हड़पने के लिए एक नीति बनाई थी, जिसके अनुसार यदि कोई राजा निसंतान यानी बिना औलाद के मर जाता है, उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसका दत्तक पुत्र यानी गोद दिया हुआ जो पुत्र है उसको उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा और वह राज स्वतः अपने आप अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाएगी और अंग्रेजों पर उसका अधिकार हो जाएगा। इसी नीति के तहत झांसी, संबलपुर, सतारा
आदि कई राज्यों को उन्होंने हड़प लिया था और उसी नीति के तहत अवध को भी हड़पने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तहत 1854 ईस्वी में आउटरम को रेजिडेंट बनाकर अवध भेजा गया और अवध को पूरी तरह से कंपनी के अधीन करने के लिए आउटरम ने एक नया संधि पत्र तैयार किया और नवाब के पास संधि के लिए भेजा। लेकिन बेगम जो थी ये दूरदर्शी थी, इन्हें अंग्रेजों की कूटनीति का अंदाजा था और इन्होंने नवाब को उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज क्रोधित हो गए और उन्होंने नवाब को नज़रबंद करके कोलकाता भेज दिया। अब नवाब के कोलकाता नज़रबंद होने के बाद पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई, जनता में भय व्याप्त हो गया, शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। तब बेगम हजरत महल ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उनका छोटा सा बेटा था जो उस समय सिर्फ 11 वर्ष का था, यानी बालिग नहीं था, तो रानी ने अपने नाबालिग बेटे को वहाँ का राजा घोषित किया और जनाब ए आलिया यानी राजमाता की उपाधि स्वयं धारण की और शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 7 मई को मूसा लखनऊ की 2 सैनिक टुकड़ियों को मूसा में 2 सैनिक टुकड़ियों ने अंग्रेजों की आज्ञा को मानने से मना कर दिया। 10 मई को भड़ियाऊ छावनी में एक टुकड़ी ने अंग्रेज अधिकारियों पर बंदूकें भी तान दी, लेकिन इस विद्रोह की सूचना गुप्त रूप से पहले ही बेलीगारद के पास पहुंच गई थी, जिस कारण विद्रोह को दबा दिया गया और इससे जन आक्रोश और बढ़ गया। यानी रानी ने जब कमान संभाली तो सभी सैनिक जमींदार जो भी थे रानी के साथ आ गए और सबके अंदर देश प्रेम की भावना जगी और सभी अंग्रेजों के विरुद्ध जगह जगह विद्रोह करने लगे। 30 जून को अंग्रेजों को लखनऊ में घुसने से रोकने के लिए चिन्हट में अंग्रेजों ने मोर्चा लगाया, लेकिन विद्रोही सैनिकों ने उन्हें परास्त कर दिया और बेलीगारद में ही अंग्रेजों को छिपने पर मजबूर कर दिया। इस जीत का सेहरा बेगम के सहयोगी फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह के सिर पर था। अंग्रेजों ने अहमद शाह को फांसी की सजा सुनाकर उन्हें नज़रबंद कर लिया, लेकिन विद्रोही सैनिकों ने अहमद शाह को आज़ाद कराया और अपना सेनापति घोषित किया और उनके नेतृत्व में आगे की लड़ाई शुरू की। 2 जुलाई तथा 4 जुलाई को 1857 ईस्वी को कैप्टन विल्सन और हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। उन्हें सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया और वाजिद अली शाह को 5 जुलाई को वापस लखनऊ लाया गया। उसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कादिर को वहाँ का राजा घोषित किया और खुद जनाबे आलिया की उपाधि ग्रहण करके शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। शासन की बागडोर हाथों में आते ही बेगम हजरत महल ने अपने राज्य को चारों ओर से मजबूत करना शुरू कर दिया। हर जगह से किले की मोर्चेबंदी की, उसे मजबूत किया। युद्ध में रिहा हुए सैनिकों की सहायता के लिए उन्होंने अपने खजाने तक खोल दिए। सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए उनके वेतन में भी वृद्धि की। उनकी जनता में हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर मात्रा में थे। उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक थे, तो किसी में किसी तरह का भेदभाव न हो, विद्रोह न हो, इसलिए रानी ने दोनों को, हिंदुओं और मुसलमान दोनों को, बिना किसी भेदभाव के उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अमीर उमराव के खिताब दिए और साथ ही उन्होंने एक स्त्रियों की सेना भी गठित की और उनका नेतृत्व खुद करती थी तथा उनका नियमित प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि स्त्री सेना भी सशक्त हो सके। रानी की
इस शासन व्यवस्था का सबूत अंग्रेजी राइटर बीवन के शब्दों में मिलता है। लेफ्टिनेंट बीवन के अनुसार दिल्ली विजय के बाद कोलकाता से कानपुर तक उनका कोई खास विरोध नहीं हुआ। यानी रानी ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था, लोग इतने समर्थक बन चुके थे कि किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। लेकिन वीरांगना हजरत महल ने लखनऊ की इतनी कड़ी व्यवस्था की थी कि 3 अंग्रेज टुकड़ियां मिलकर भी लखनऊ में घुस नहीं पाई। बीवन के इस कथन से पता चलता है कि कितनी तगड़ी शासन व्यवस्था थी। अंग्रेजों की 3 टुकड़ियां मिलकर भी लखनऊ में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन बेगम की इस सफलता से उनके महल में रहने वाली उनकी सौतन यानी पति की और जो दूसरी पत्नियां होती हैं, उस नवाब की और भी बेगमें थीं, वे और सैनिक अधिकारी बेगम से जलने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि बेगम जो योजना बनाती थी वो पहले ही अंग्रेजों को बता दी जाती थी, जिसके कारण रानी को सोची हुई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। उन्होंने जो सोचा था, जो मंसूबा बनाया था, वो सफलता उन्हें नहीं मिल सका। इसी कारण से बेगम जो थी अंग्रेजों का नामो निशान मिटा देना चाहती थी। अहमद शाह की विद्रोही सेना ने 21 सितंबर को आलमबाग के मोर्चे पर अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। कोलकाता में फोर्ट विलियम को उड़ाने की योजना भी बन चुकी थी। इसमें अंगरक्षकों को भी शामिल किया जा चुका था, लेकिन अपने ही विश्वासघातियों के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। 15 फरवरी 1858 ईस्वी को अहमद शाह घायल हो गए। वजीर आलम जो थे वो मार दिए गए और सेना बिखर गई। सेना में इधर उधर छिन्न भिन्न हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। तब महिला सेना ने भी मोर्चा संभाला और रानी ने खुद सबका नेतृत्व किया। यद्यपि बेगम ने बहुत ही दूरदर्शिता और बहादुरी से युद्ध किया, किंतु विश्वासघातियों के कारण अंत में बेगम को लखनऊ छोड़ना पड़ा। विश्वासघातियों ने इस प्रकार उनके साथ धोखेबाजी की कि उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा। यूं तो अंग्रेजों ने 25 सितंबर 1857 को अहमदबाग की रेजिडेंसी को मुक्त करा लिया था, किंतु वो लखनऊ पर अधिकार नहीं कर पाए थे। इसके बाद बेगम ने जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद आदि पर अधिकार करने के लिए क्रांतिकारी सैनिकों को आदेश भी दिए। लेकिन इसी बीच दिल्ली और कानपुर की असफलता से पासा पलट गया। अंग्रेजों की जीत से उनका मनोबल बढ़ गया और भारतीयों की हार से इनकी सैनिकों के मनोबल टूट गए। मार्च के महीनों में अंग्रेजों के इतने हौसले बढ़ गए कि मार्च के महीने में कॉलिन कैंपबेल और आउट्रम की कमान में अंग्रेजी सैनिकों ने लखनऊ पर लगातार कई हमले किए। 6 मार्च से 15 मार्च तक लगातार घमासान युद्ध हुआ। 16 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेना ने बेगम कोठी और केसर बाग पर तथा 21 मार्च को पुनः फिर से लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया। बेगम ने अपने सेनापति अहमद शाह को चौकियों को तोड़ने की लड़ाई जारी रखी, लेकिन लखनऊ का अवध प्रांत का जो मैदानी क्षेत्र था वो छापामार लड़ाई के लिए उचित नहीं था, अतः उन्हें इच्छित सफलता नहीं मिल सकी। एक और अंग्रेजी सेना बेगम तथा नाना साहब को उत्तर की ओर खदेड़ रही थी, यानी भगा रही थी, तो दूसरी ओर अंग्रेजों का पिट्ठू राजा जंग बहादुर, पिट्ठू मीन्स अंग्रेजों का एक तरह से चमचा, अंग्रेजों की सिफारिश करने वाला राजा उन्हें नेपाल में घुसने नहीं दे रहा था और रानी के पास काफ़ी परेशानी हो गई। उस समय रानी के पास काफ़ी सैनिक थे, धन था, लगभग 6000 सैनिक थे, धन था और शाहजादा बिरजिस कादिर भी था। इसी दौरान अहमद शाह ने शाहजहांपुर पर भी कब्जा
कब्जा कर लिया। कैंपबेल ने अहमद शाह को घेर लिया, लेकिन बेगम और नाना शाह ने उन्हें छुड़ा लिया। तभी एक गद्दार ने मौका पाकर अहमद शाह का गला काटकर अंग्रेजों को भेंट कर दिया। अंग्रेजों के सामने अपनी वफादारी साबित करने के लिए उसने अहमद शाह का गला काटकर भेंट कर दिया, ताकि अंग्रेज उससे प्रसन्न हो जाएं। अब लखनऊ से निकलकर नेपाल की सीमा में घुसने तक बेगम को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं तो लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, आदर किया, और कहीं कहीं अंग्रेजों के भय से लोगों ने उनके साथ काफ़ी बेरुखी का व्यवहार किया। निष्कर्षतः यही हुआ कि रानी का लखनऊ से निकलकर नेपाल पहुंचने तक का सफ़र जो था बहुत ही कठिनाइयों और दुर्व्यवहारों से भरा हुआ था। काफ़ी मुश्किलों के बाद रानी को नेपाल में प्रवेश करने की इजाज़त मिली। 1857 की जो क्रांति थी उसकी असफलता के बाद रानी विक्टोरिया ने स्वयं भारत की कमान अपने हाथों में ले ली, यानी विक्टोरिया खुद उनको कंट्रोल करने लगी। 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार कई रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और अंग्रेजी सरकार के द्वारा बेगम हजरत महल को भी अपने लखनऊ वापस आकर ऐशो आराम के साथ जीवन व्यतीत करने का प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन बेगम जो थी वो काफ़ी स्वाभिमानी महिला थी और उन्होंने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वापस लखनऊ नहीं आई। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें नेपाल सरकार के द्वारा गुजारे के लिए नाम मात्र भत्ता मिलने लगा। भत्ता यानी पेंशन। नेपाल सरकार के द्वारा उन्हें पेंशन के रूप में कुछ राशि मिलती थी। उस समय बेगम के पास बहुत कम कुछ साथी और सेवक रह गए थे और थोड़ी बहुत राशि थी। उन्हीं सीमित साधनों से रानी ने नेपाल में एक बर्फ बाग नामक महल का निर्माण करवाया और इस बर्फ बाग में उन्होंने एक मस्जिद और एक इमामबाड़ा भी बनवाया। और जब तक बेगम जीवित रहीं उसी महल में रहीं और अंत में जब वो जन्नत नसीब में स्वर्गवासी हुई। 1789 ईस्वी में 1879 के अप्रैल महीने में अपनी स्वाभिमान की रक्षा करते हुए बेगम स्वर्गवासी हो गई। मरने के बाद उन्हें उसी बर्फ बाग के अहाते में दफना दिया गया। अहाता मीन्स कैंपस। बर्फ बाग महल का जो कैंपस था उसी में बेगम को दफना दिया गया। और बेगम जब तक जीवित रही अंग्रेजों के लिए सिर दर्द बनी रही, परेशानी का कारण बनी रही। यानी अंतिम समय तक बेगम ने हार नहीं मानी और अपने राष्ट्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ती रही। ऐसी महान वीरांगना 1857 ईस्वी की महान वीरांगना स्त्री थी बेगम हजरत महल।